सेक्शन 5 को पहले कवर करेंगे। 6 और 8 हमने कंप्लीट कर लिए। तो जो सेक्शन 5 है वो आपका बात करता है पावर टू एंटर एंड सर्च। एंटर करना क्या होता है कि मतलब एक जगह पे जहां पे आपने कोई भी चीज छुपा रखी है। सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 47 उसका क्लोज टू रीड विद सेक्शन आप 100 का क्लोज टू करोगे तो उसके अंदर क्या बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है, मान के चलते हैं कि जिसको अरेस्ट किया जाना है, पुलिस उसके पीछे भाग रही है और वो किसी के घर में घुस गया। घर में घुसेगा तो उस घर में घुसने के बाद क्या करेंगे, पुलिस वाले का राइट रहेगा कि उस घर के अंदर घुसेगा और वो उसके लिए सर्च करेगा। तो वो राइट आपके सेक्शन 47 के अंदर दे रखे हैं। और रीड विद सेक्शन 100 का क्लोज टू भी है कि उसके पास जो भी वारंट होगा उसको एग्जीक्यूट करने के पर्पज से वो घर के अंदर घुसने देगा उसका जो इंचार्ज होगा घर का। सेक्शन 100 के अंदर लिखा है कि जो भी इंचार्ज ऑफ दैट हाउस होगा जिसके अंदर वो पर्सन आपका सो टू बी अरेस्टेड है, वो पर्सन अगर घर में घुसा है तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के पर्पज से पुलिस वाले को फ्रीली इनग्रेस दोगे। तो वो सेक्शन 100 और रीड विद आपका 47 में लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं पावर टू सर्च और एंटर की। एंटर करना, घर के अंदर घुसेगा, सर्च करेगा। सर्च किन के रिगार्डिंग करेगा कि मतलब इस तरीके की कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के रिगार्डिंग आपने कोई मटेरियल किसी घर के अंदर इकट्ठा कर रखा है। एक चीज वो मटेरियल इन द सेंस मैंने आपको कल सारी चीजें बताई थी कि कोई आपकी पेंटिंग है, स्कल्पचर मूर्ति हो सकती है, फोटोग्राफ हो सकता है, कोई भी फिल्म, स्लाइड, पिक्चर, कुछ भी चीज आपकी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो वो सारी की सारी चीजों के लिए मैंने एक वर्ड कल भी यूज करा था, एक वर्ड कॉमन आपका क्या था, मटेरियल। तो एनी मटेरियल की बात कर रहा हूं, मतलब सारे उन चीजों की बात कर रहा हूं। तो वो बनाने के लिए जिन जिन मटेरियल का फर्दर यूज करा जाएगा, हो सकता है कि आपने पेंटिंग करने के पर्पज से अदर आपको कोई चीजें चाहिए, मशीनरी वगैरह चाहिए उनको पब्लिश या प्रिंट करने के पर्पज से, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। या फिर आपका वो उनमें से कोई भी मैटर है, तो इन सबको जहां पे भी रखा गया होगा तो उन सबको आपने सीज करने के लिए और ढूंढने के लिए और उस घर में एंटर करने की राइट दे रखे हैं सेक्शन 5 के अंदर। सेक्शन 5 को हमेशा रीड विद करा जाता है सेक्शन 94 ऑफ द सीआरपीसी का। अब उसका रीजन भी देखेंगे। 91, 2, 3, 4, 5 इनमें सारे जगह पे ही बात करता है। 96 तक बात करता है सर्च वारंट की। एक तरीके से यहाँ पे क्या होगा, सर्च वारंट की जरूरत पड़ती है कि मतलब जब भी बंदा किसी के घर में घुसेगा कोई चीज सर्च करने के पर्पज से, तो उनको सर्च वारंट तो पहले दिखाने पड़ेंगे कि हाँ ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है जी और ये सर्च वारंट दिया हुआ है, कोर्ट ने इशू करा या फिर जो भी ट्रिब्यूनल होता है वहां पे उसने इशू कर रखा है, आपके घर के ऊपर सस्पेक्टेड प्लेस है और यहाँ पे हमने किसी सस्पिशियस आपकी थिंग्स की सर्च करनी की, यहाँ पे कोई अपनी चीजें छुपा तो नहीं रखी है, इस तरीके की रेड मारते हैं जैसे, तो उन चीजों के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है जिसका नाम होता है सर्च वारंट। अब सर्च वारंट तो आपके सेक्शन 93, 4, 5, 6, 7 इन सब में भी दे रखे हैं, बहुत सारे सेक्शन है सीआरपीसी में। तो फिर 94 ही क्यों है, उसका रीजन यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा। पहले मतलब ऊपर से सेक्शन 91, 2, 3, 4 सारे सेक्शन पढ़ेंगे, 95, 6 के साथ भी, तो उसके बाद निकालेंगे कि 94 का ही कंक्लूजन क्यों निकल के आता है वो सारा। और मेन सेक्शन आपका 5 के अंदर आपके 3 टोटल क्लोज दे रखे हैं और 2 उसके अंदर मेन प्रोवाइजो है। तो पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5 के साथ। आपका जो फर्स्ट क्लोज है वो बात करता है कि कोई भी ऐसा गजेटेड ऑफिसर होगा, गेजेटेड ऑफिसर आपके पुलिस वाले भी हो सकते हैं, उनको आपने स्पेशली अथॉराइज कर रखा हो स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उन पर्सन को भी इंक्लूड करा जा सकता है। तो जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा उसको अथॉराइज करेगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए अथॉराइज करेगी कि आप इस अपने एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया बता रखा होगा कि इस एरिया के अंदर आप क्या कर सकते हो, वहां पे एंटर करोगे और इन चीजों से रिलेटेड मतलब इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन रिलेटेड जितने भी आपके ऑफेंसेस कमिट होंगे, उनके जो सस्पिशियस जो भी प्लेस होंगे उन पे सर्च करोगे, एंटर वहां पे करने के लिए आपको पावर दे रखी है। तो बात करता है कि यहाँ पे जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा वो अथॉराइज करती है स्टेट गवर्नमेंट और करती है कि यूं कहती है कि अपना जो पर्टिकुलर एरिया है आपका एक फिक्स्ड एरिया रहता है, मतलब एक मान के चलते हैं कि पूरा डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने पर्टिकुलर एरिया के लिए ए पर्सन को एज एन गेजेटेड ऑफिसर आपका अपॉइंट कर दिया और इस पर्सन के लिए यहाँ पे इस प्लेस पे बी को और यहाँ पे सी पर्सन को। तो हो सकता है कि इस तरीके से आपके पर्टिकुलर प्लेस आपने एक फिक्स कर रखा हो, तो वो फिक्स करने का काम भी क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो कोई भी गेजेटेड ऑफिसर जिसको अथॉराइज कर रखा हो स्टेट गवर्नमेंट ने और वो बताता है कि अपने उसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट ए के अंदर लिखा है कि वो एंटर कर सकता है और वहां पे जाके सर्च कर सकता है। रीड विद मैंने यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है प्रोवाइजो फर्स्ट के साथ। अब वो एंटर करेगा और सर्च करेगा, ये तो है नहीं कि टाइम आप रात को 3 बजे चले गए, 3 बजे तो जाने का कोई टाइम रहता नहीं, मतलब रीजनेबल टाइम देखोगे, रीजनेबल आवर्स के अंदर उसके घर पे आप जाके सर्च कर सकते हो। तो बेरक की लैंग्वेज में एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है यहाँ पे। फर्स्ट आपका लिखा है सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे प्रेस्क्राइब बाय द एनी गेजेटेड ऑफिसर अथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट मे विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया फॉर विच ही इज अथोराइज। ये वाला कंप्लीट यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर लिखा है। ए के अंदर बोलता है एंटर एंड सर्च एट ऑल द रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम जो भी होगा आपका फिक्स करा होता है हमेशा कि हाँ आप मॉर्निंग में जाओगे, दोपहर के टाइम पे जा सकते हो, रात के टाइम पे आप वहाँ पे एंटर के लिए अलाउड नहीं करे जाओगे। एट ऑल द रीजनेबल टाइम एंड विद सच असिस्टेंस इफ एनी
एज ही कंसीडर नेसेसरी, या फिर वहाँ पे असिस्टेंस जो भी होगा मतलब अदर पर्सन के हेल्प के साथ जितना भी जरूरी होगा उसके साथ रीजनेबल टाइम पे उसके घर पे एंटर करोगे। एनी प्लेस इन विच ही हैज रीजन टू बिलीव दैट द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीइंग कमिटेड, मतलब होता है कि या तो वो हो चुका है डन, या फिर वो प्रोसेस में अभी कि होने ही वाला हो, मतलब पब्लिशिंग चल रही है उसकी, यहाँ पे एक तरीके से प्रिंटिंग चल रही हो और पब्लिशिंग चल रही है, पब्लिश हुआ नहीं है, तो वो आपके ऑफेंस को रोकने के लिए भी यहाँ पे एंटर एंड सर्च कर सकते हैं। तो ये बात हो रही कि या तो किसी जगह पे ऑफेंस कमिट हो रखा हो कि जहाँ पे आपने पब्लिश करने के काम करते हो, कोई ऑफिस फिक्स कर रखा हो, कोई इस तरीके का जो भी मटेरियल है उसको आपने एक जगह पे स्टोर करके रखा है, तो वो स्टोर रूम है आपकी, वहाँ पे रीजनेबल टाइम पे एंटर एंड सर्च कर सकते हो, या फिर प्रोसेसिंग में चलता हो जहाँ पे वो काम ऑफेंस कमिट होने वाला हो, तो वहाँ पे भी वो पर्सन आपका एथोराइज होता है वहाँ एंटर करने के लिए। सेकंड क्लोज इसके अंदर आपका जो फर्स्ट है इसको मैं बता देता हूँ। प्रोवाइजो 1 के अंदर प्रोवाइजो 1 आपका बोलता है कि जब भी वो सर्च करेगा एंटर करेगा तो वो जाएगा हमेशा सर्च वारंट के साथ। एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट आपका बोलता है दैट प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 की बात कर रहे हैं, एंट्री अलाउड नहीं होगी, मतलब एंट्री नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू ए प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट ए वारंट, बिना वारंट के सॉरी बिना वारंट के क्या है कि प्राइवेट प्लेस जो भी होगा, प्राइवेट आपके जो ड्वेलिंग हाउस की बात कर रहे हो वहां पे आप बिना सर्च वारंट के अलाउड नहीं करे जाओगे एंटर करने के लिए। तो फिर क्या मतलब पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस आपका हो सकता है कि होटल बना रखा हो तो उन जगह पे तो रेट लगती है, हो सकता है कि मतलब वहाँ पे होटल के अंदर कुछ भी चीज़ें ले जाके रख देते हो तो उस जगह पे आपको सर्च वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे फिक्स नहीं कर रखा। हो सकता है कि उस पर्सन को आउट ऑफ एरिया जाके भी एक बार सर्च वगैरह करने के रिगार्डिंग अथोराइज कर रखा हो, तो उस केसेस की बात हो रही है। पब्लिक डिपार्टमेंट आप जहाँ पे भी पब्लिक ड्वेलिंग हाउस होगा उसी जगह पे आपको सर्च वारंट दिखाने की जरूरत पड़ेगी। नाउ कम टू सेक्शन नंबर आपका जो सब सेक्शन बी है इसका, उसमें बोलता है सीज एनी एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का सेक्शन कौन सा है? 2 का ए। इसके अंदर आपकी चीजें बता रहा कि सेक्शन 2A के अंदर की एडवर्टाइजमेंट क्या होता है वो, तो इन एडवर्टाइजमेंट्स को जो आपने तैयार कर रखी है उनको आपने सीज करने की पावर दे दी कि वहां पे घर में एंटर तो करोगे, यहाँ पे तो बोल दे कि एंटर और सर्च करोगे, घुसोगे सर्च करोगे आपको मिल गया तो आप उन एडवर्टाइजमेंट को क्या कर सकते हो, सीज करने का राइट रखते हो। उसके बाद लिखा है एनी मटेरियल। एनी मटेरियल के अंदर वही चीजें आपकी कि फिल्म है कोई भी और अदर आपके पेपर पैम्फलेट बुक स्लाइडिंग वगैरह कुछ हो सकती है, राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग वगैरह जो भी मटेरियल था जो आपको मैंने पहले बता दिया, वो चीज़ आपके सारी की सारी जब भी मिलेगी सर्च करने पे उनको तो वो क्या करेंगे, उनको सीज करने का राइट रखते हैं। सीज और एंटर एट, उसके बाद आपकी सेकंड के अंदर है सीज एनी एडवर्टीजमेंट बुक वगैरह जो भी मटेरियल है वो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर विच हैज रीजन टू बिलीव कंट्रावीनिंग एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट की किसी भी प्रोविजन को जहाँ पे कंट्रावीन करने के रिगार्डिंग कोई भी मटेरियल रखा होगा उनको ढूंढने के बाद वो सीज करके रख लेंगे। अब सीज करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एक बार इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को। मैजिस्ट्रेट को क्या इन्फॉर्मेशन दोगे कि हम यहाँ पे आए थे, इस जगह पे सर्च करी थी, एंटर करा था, सर्च करने पे हमें ये आइटम मिली, उसकी लिस्ट बना दी और इस मैजिस्ट्रेट को आप इन्फॉर्म कर दोगे। इन्फॉर्म करने के बाद वो मैजिस्ट्रेट जिस तरीके से भी आपको बताएगा कि इसको आया तो आप अपनी कस्टडी में रख लो जी, अपने जो भी नियरेस्ट प्लेस आपका जिस जगह से आप आए हो उसी जगह पे लेके जाओ, या फिर जिस तरीके से वो ऑर्डर देगा उसके ऑर्डर के प्रोविजन के हिसाब से आप क्या करोगे, उसको अपनी कस्टडी में रखोगे या फिर मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओगे। ये आपका थर्ड वाले क्लॉज के साथ इनको पढ़ना जब भी इनको सीज करा जाएगा तो उस टाइम पे। सी लिखा एग्जामिन एनी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कोई भी हो वहां पे उसको एग्जामिनेशन कर सकता है, उसका रजिस्टर जो भी रखा होगा इसका एग्जामिनेशन करेगा। डॉक्यूमेंट वहां पे जो भी मिलेगा उसकी भी एग्जामिनेशन करोगे। एग्जामिनेशन करने के साथ साथ अगर कोई भी अदर मटेरियल कोई ऑब्जेक्ट मिले, मटेरियल ऑब्जेक्ट इन द सेंस कि इनको बनाने के लिए कोई भी आपका मटेरियल मिलता हो, जैसे मतलब पेंटिंग के रिगार्डिंग आपके ब्रश वगैरह है, कोई रंग वगैरह कलर्स वगैरह जो भी मिलते होंगे, या फिर एनी अदर कोई भी उनके काम की जो भी चीज़ लगेगी कि हाँ ये हमें लग रहा है कि इससे कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो वो सारी चीज़ों को आप सीज करोगे जितना भी उसको ठीक लगेगा उस हिसाब से। सी में आपका लिखा एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी प्लेस मेंशन इन क्लॉज ए। क्लॉज ए के अंदर जिस जगह पे आप सर्च कर रहे हो उस जगह पे जब भी वो चीज मिलेंगी तो उस केस में सीज द सेम इफ ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट मे फर्निश द एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल बाय दिस एक्ट। अब इसके अंदर आपके जैसा भी रिक्वायरमेंट लगेगी उस हिसाब से उसको सीज कर लिया जाएगा। इसके अंदर आपका प्रोवाइजो जो आपका सेकंड दे रखा है उनको सबके साथ पढ़ते होते हैं। प्रोवाइजो जो आपका प्रोवाइडेड फर्दर है उसके अंदर क्या बोलता है, द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन। दिस सबसेक्शन की बात करता है तो हमने पहले वाला पढ़ा, इसका मतलब ये आपके 5A B C और तीनों के ऊपर ही अप्लाई होता होगा। तो बोलता है कि अंडर दिस सबसेक्शन मे बी एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर्टिकल और थिंग विच कंटेन एनी सच
advertisement including the contents if any of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article, thing without affecting the integrity, utility और sellable value thereof। अब इसके अंदर आपका जो प्रोवाइडेड फर्दर है उसके अंदर यूँ बोलता है कि आपने इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी ऐसी चीज़ आपने देखी है जिसके दो पार्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक पार्ट के अंदर तो आपकी क्या चीज हो रही है कि इंडिसेंसी को यहाँ पे कंटेन कर रखा है और दूसरा पार्ट जो है वो वैलिड है। मतलब आपने कोई मैगजीन छाप दी, अब मैगजीन के कुछ पार्ट ऐसे हो सकते हैं, मतलब वॉल्यूम वाली चीजें हो रखी है और वॉल्यूम आपकी क्या है एक दूसरे से अटैच्ड है, वो पहले से ही सिलाई कर रखी है एक के अंदर ही, तो एक के अंदर ही है जिनमें से एक पार्ट के अंदर तो इंडिसेंसी है और एक आपका वैलिड पार्ट है। जब उनको अलग नहीं करा जा सकता, अगर इन केस मान के चलो उनको अलग करेंगे तो उसकी फिर सेलेबल जो वैल्यू है वो भी डाउन आ सकती है, उसकी इंटीग्रिटी हो सकती है वो खराब होती हो आपकी, और यूटिलिटी वो भी खराब हो सकती है। तो उस केस में क्या करेंगे, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को यहाँ पे सीज कर लिया जाएगा। मतलब आपकी इनसेपरेबल कोई भी आइटम होगा उसको कंप्लीट को ही आप लेके जाओगे, क्योंकि अगर कंप्लीट छोड़ दोगे तो फिर वो ऑफेंस कमिट होगा। तो ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के पर्पज से क्या करेंगे, पूरे ही डॉक्यूमेंट को आप लेके चले जाओगे और जो भी पार्ट आपका इनडिसेंसी को यहाँ पे कंटेन करता होगा उसको कोर्ट में एज एन मटेरियल फैक्ट आप यूज कर लोगे, मटेरियल एविडेंस के तौर पे, बाकी को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो रीजन यही रहता है कि मतलब जहाँ पे उसकी वैल्यू हो सकती है कि मतलब उसके अंदर कोर्ट के अंदर प्रूव ना कर पाए, कोर्ट में चले गए, पूरे डॉक्यूमेंट को आप लेके चले गए और कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए कि ये पार्ट आपका इनडिसेंसी का है, तो उसके केस में क्या होगा, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपका छोड़ दिया जाएगा। तो अगर मान के चलते कि पहले से ही उसको आपने सेपरेट करके लेके चले गए और उसकी वैल्यू भी आपने डाउन कर दी, कोर्ट में जाके इनडिसेंसी प्रूव नहीं हो पा रही, तो उसकी यूटिलिटी वगैरह जो उसके सेलेबल आइटम जो उसकी चीज़ थी उसके अंदर जो भी सेलेबल वैल्यू थी वो भी उसकी डाउन आ जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सीज कर लिया जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट वाले क्लोज के अंदर, जो सेकंड क्लोज है वो आपका बात करता है द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी 1974, मतलब आपका जो 1973 है वो, शैल सो फार एज में अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर अंडर दिस एक्ट एज में अप्लाई टू एनी सर्च सीजर अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द कोड। 94 के अंदर क्या बात लिखी हुई है, 292 आपका इसके साथ क्या कनेक्शन रखता है और सेक्शन 455 के अंदर क्या बता रहा है। 94 आपका जनरली एक बार मैं बेरेक्ट को निकाल के पढ़ देता हूँ, आप भी अपना बेरेक्ट साथ में रख लीजिए। 94 सीआरपीसी क्या बोलता है, प्लेस की बात करता है कि जहाँ पे भी सस्पेक्टेड प्लेस होगा, कोई भी ऐसी जगह लगे कि यहाँ पे ये चीज़ें आपकी रखी जा सकती हैं। कौन सी चीज़ें, कोई भी आपकी हो सकती है, कोई 410 आईपीसी में फॉल करती है, स्टोलन गुड्स की बात करता हूँ कि कोई भी आपकी स्टोलन प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी अदर फोर्स्ड डॉक्यूमेंट है किसी भी जगह पे रखे होंगे, तो उन केसेस के अंदर सेक्शन क्या बोलता है, डीएम, एसडीएम और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, आपके तीन बंदों को आपने अथॉरिटी दे दी, या तो डीएम होगा या एसडीएम होगा या फिर जेएमआईसी होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, जब भी उनके पास कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पे कोई इस तरीके की कोई चीज़ किसी जगह पे रखी हुई है जी, इसके रिगार्डिंग जब भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वो अपनी तरफ से जितनी भी इंक्वायरी करनी है वो इंक्वायरी करने के बाद हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट और सेल ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी। उनको बिलीव हो जाता है कि मैंने इंक्वायरी अपनी जितनी भी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करनी थी उसके बाद उसको पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई स्टोलन गुड्स रखी हुई है या फिर सेल करी जा रही है, तो उन केसेस में। और फॉर द डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, दो चीज़ों को अंडरलाइन करना है। एक आपकी पहली चीज़ थी 410 आईपीसी की स्टोलन गुड्स, स्टोलन प्रॉपर्टी, दूसरी बात करता है ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, उसको हाईलाइट करके रखो, टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस ही मे बाय और वारंट अथोराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ द कांस्टेबल। कांस्टेबल से ऊपर की रैंक वाले किसी भी पर्सन को अथोराइज करेगा कि आप वहां पे जाओगे, सर्च वारंट उसको इशू करके दे देगा कि आप वहां जाओ और इन गुड्स को आप जांच करो और अपनी कस्टडी में लेके आओ। सेकंड वाला क्लॉज इसके अंदर आपकी चीज़ है कि उसकी पावर दे रखी है कि उस कांस्टेबल के पास क्या क्या पावर रहेंगी, तो वही आपकी इसके अंदर आपकी ए से लेके ई के अंदर सारी चीज़ें दे रखी है कि एंटर करेगा, सर्च कर सकता है, जब भी उसकी चीज़ उसको ठीक लगेगी तो उनको टेक अपने पोजीशन में ले सकता है, उनको किसी भी मैजिस्ट्रेट जो भी आपके एसडीएम या फिर डीएम और जेएमआईसी ने ऑर्डर दिया था उन्हीं के ऑर्डर के हिसाब से उनको कन्वे कर देगा कि कहाँ पर वो चीज़ रखी जानी है, या फिर अपने ही कस्टडी में रखेगा और उन मैजिस्ट्रेट के सामने वो लेके जाएगा। ये उनकी पावर्स दे रखी हैं। सेकंड जो क्लोज है वो आपका बात करता है, लिस्ट दे रखी है कि इनके अंदर कौन कौन सी चीजें आपके आर्टिकल होंगे जो ऑब्जेक्शनेबल तरीके के हैं, तो उनके रिगार्डिंग आपकी चीज बता रहा है कि मतलब जो आपके मेटल से रिलेटेड हो या फिर आपके जो काउंटरफिट करेंसी से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती है, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट हो सकता है, फोर्स्ड डॉक्यूमेंट आपका सेक्शन दे रखा है 470 आईपीसी के अंदर, या फिर आपकी कोई फॉल्स सेल्स वगैरह हो सकती हैं, जो सील्स वगैरह होती है फॉल्स बना रखी हो अपने स्टैंप वगैरह। अब जो काम का सेक्शन है 292 आईपीसी उसके साथ इसको रीड विद करा जाएगा आपका एफ क्लोज, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट रेफर टू इन सेक्शन 292 ऑफ द आईपीसी। इस एक्ट के अंदर क्या बात करते हैं, ऑब्सीनिटी की बात कर रहे हो या फिर इनडिसेंसी की बात कर रहे हो। 94 का कनेक्शन इसीलिए यहाँ पे दे रखा है इस एफ क्लोज की वजह से, क्योंकि हमने पूरा एक्ट पहले भी 92
292 जो आपकी आईपीसी उसी के साथ पढ़ते आए हैं कि कोई ना कोई ऐसी ऑब्सीन जो चीज़ होगी उनको बोला जाएगा, जो मतलब कोई भी बुक वगैरह तैयार कर रखी है, पैम्फलेट डॉक्यूमेंट वगैरह है जिसके अंदर इनडिसेंसी है, तो वो एक तरीके से ऑब्सीन आपकी बुक्स हैं, तो उनको 292 का रेफरेंस दिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे भी आपके उस सेक्शन को साथ में पढ़ा जाता है 94 सीआरपीसी को। इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल यूज्ड फॉर एनी पर्पज या फिर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी ऑफ द आर्टिकल मेंशन्ड इन क्लोज ए टू एफ के अंदर सीआरपीसी में जो भी चीज़ें बता रखी हैं, इन सब को बनाने के लिए जो भी मटेरियल होगा उनको भी यहाँ पे माना जाता है और उनको भी सीज करने का राइट देता है 94 सीआरपीसी इम्प्लाइडली तरीके से। तो ये कनेक्शन यहाँ पे बनता है 94 का इसी वजह से, क्योंकि एफ क्लोज के अंदर ऑब्सीन आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात करता है और पीछे जो मेन दे रखे हैं वो आपके ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स की बात करता है। तो इन सबको सीज करने का राइट दे दिया जाता है। जब भी उनको सीज करके अपनी कस्टडी के अंदर लेके जाओगे तो 455 आपका बोलता है कि जो आपकी अनवांटेड थिंग्स होती है, अनवांटेड जो भी प्रॉपर्टीज है उनको डिस्ट्रॉय करने के रिगार्डिंग बताता है। तो 455 का यहाँ पे ये कनेक्शन बन जाता है। तो ये आपका सेक्शन 5 था जिसको रीड विद हमने 94, 292 आईपीसी, 455 यहाँ पे सीआरपीसी का अगेन उसको साथ में पढ़ लिया क्योंकि वहाँ डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके इसके अंदर आपने डिस्कस कर ली। अगर इसमें से कहीं पे भी कोई आपको क्वेरी लगती हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और आपका जो टेलीग्राम है वहाँ पे भी आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं आईडी चलाता हूँ। तो सारी जगह पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, जाके कोई भी क्वेरी हो तो मेरे लेक्चर से जुड़ी आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बता दिया करो ताकि मेरे को एक तरीके की एनकरेजमेंट मिलता रहे कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ और प्रॉपरली तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं। थैंक